गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आपका स्वागत करते हैं हम ज्योग्राफी के सेशन में। तो स्टूडेंट्स, ये जो ज्योग्राफी का सेशन है इट्स रिलेटेड टू अर्थ। मींस जो आपका सेशन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने शो नहीं किया है, ये आपका अर्थ से रिलेटेड है कि हमने टॉपिक वाइज आपसे डील किया था। तो आज हम बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट ले रहे हैं, दैट इज अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको हम डील करने जा रहे हैं। तो आपको पता है आपकी अर्थ, अगर हम बात करें, एक अर्थ है और अर्थ का पार्ट जो है इस तरह से आपकी अर्थ है। इससे ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ की शेप क्या है, दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। आज हम कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। बाकी हम अर्थ के बारे में, इसकी रोटेशन, रिवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस करेंगे। आज सिर्फ अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, जिससे बड़े सारे क्वेश्चंस हर बार पेपर में आते हैं, तो हम ये कर रहे हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड। ये इट्स नॉट ओवल, इट्स ऑब्लेट स्फीरॉइड का मतलब होता है यहाँ से गोल और ऊपर से चपटी। ठीक है, पोल से चपटी है और यहाँ से जो है वो घनी है, मतलब आपकी टेपर्ड है पोल से। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो सेशन अच्छा लग रहा है और टॉपिक वाइज आपको ज्योग्राफी अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्योग्राफी के सेशंस को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, और जितना है लोगों तक पहुंचाइए या रिकमेंड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, what has been the most useful method for determining the structure of earth's interior? अर्थ का इंटीरियर बताने के लिए या पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का निर्धारण करने के सबसे उपयोगी तरीके का क्या तरीका है रहा है? एक कोर नमूना, कोर का सैंपल, घनत्व का अध्ययन, मैग्नेटिक फील्ड या भूकंप विज्ञान। देखिए, किसी भी अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ना है, अगर अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अर्थ के स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें उसकी सिस्मिक वेव्स को देखना पड़ता है। किसको देखना पड़ता है? सिस्मिक वेव्स को। ठीक है, सिस्मिक वेव्स का मतलब होता है जो भूकंप से जो वेव्स आती हैं, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, उनको देखना होता है। और सिस्मिक वेव्स किसकी वजह से आती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स की। और आज भी जो है चंबा में बहुत तेज, मतलब थोड़ा सा भूकंप का झटका लगा है, तो सिस्मिक वेव्स जो है दैट इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, क्योंकि जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी तो अर्थ का स्ट्रक्चर हिलेगा, अर्थ की फॉर्मेशंस होंगी। तो जो भी हम अर्थ का स्ट्रक्चर है या अर्थ का इनर पार्ट क्या है वो भी हम डील करेंगे। तो आप चैनल के साथ और वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि आगे इसके साथ बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक या इंफॉर्मेटिव डायग्राम्स भी हैं। तो प्लीज वीडियो को पहले देख लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अभी देखते देखते बाकियों के साथ भी आप शेयर करेंगे। तो कोर सैंपल्स, डेंसिटी स्टडीज या मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है। कोर सैंपल्स मतलब इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर पार्ट क्या है, सेंटर क्या है, कोर। डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी है 5.5 आपकी किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। आपको पता है अर्थ के पास ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, और ग्रेविटेशन जो है दैट इज द मैग्नेटिक, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये नहीं है, आंसर इज सिस्मोलॉजी, दैट इज भूकंप। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इज रिलेटेड टू सिस्मिक वेव्स, जिसको हम किसके बेसिस पे मापते हैं? रिक्टर स्केल के बेसिस पे। ठीक है, रिक्टर स्केल के बेसिस पे जो है हम सिस्मिक वेव्स को मानते हैं, और ये कौन सी होती है? PSLR। ठीक है, टेक्टोनिक वेव्स। तो ये जो चीज है दैट इज सिस्मोलॉजी, एंड सिस्मोलॉजी जो है ये है आपकी सिस्मिक वेव्स। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज लिक्विड? अब अर्थ का इंटीरियर क्या है? अर्थ का इंटीरियर कौन सा अर्थ का पार्ट है जो इंटीरियर है? पहले आप क्वेश्चंस को देख लो, फिर मैं आपको इसका डिटेल दिखाती हूँ। देखिए, अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, अर्थ की लेयर्स हैं इस तरह से। ठीक है, ये आपकी लेयर है। आउटर लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, मिडल लेयर इज कॉल्ड मेंटल, एंड अंदर की जो है दैट इज कोर। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है आपका, देखिए क्रस्ट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक ओशियानिक और एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि आपका लिथोस्फीयर बनाती है। मेंटल, मेंटल जो है आपका मिडल लेयर बनाती है, और ये जो है आपकी एस्थेनोस्फीयर भी बनाती है, मैं बताऊंगी आपको।
और इनर कोर, कोर के भी दो पार्ट्स हैं, एक आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर ज्यादा घना है क्योंकि वहां पे मटेरियल्स ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, और आउटर कोर जो है वहां पे आपका लाइटर है, ठीक है। तो जो आपका क्रस्ट दैट इज द आउटर पार्ट, मेंटल जो है दैट इज मेड अप ऑफ सीमा, सियाल, क्रस्ट किसकी बनी है, सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम की। मेंटल किसका बना है, सिलिका एंड मैग्नीशिया का। तो कोर जो सेंटर है जो बहुत गर्म है, इनर कोर इज वेरी हॉट और हायर डेंसिटी है इसकी। आउटर कोर जो होता है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। इनर कोर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और आउटर कोर जो होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म। तो आंसर इज आउटर कोर। Which layer of the earth interior has lowest density? सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशियानिक क्रस्ट, इनर कोर या मेंटल। तो मैंने आपको बताया क्रस्ट सियाल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है और ओशियानिक क्रस्ट, देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिक होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 0 to 35 किलोमीटर्स, और ये जो होती है ये 0 to 7, एंड इट इज बेसिकली जिसको आप बोल सकते हो न्यू, यंगर, ठीक है। और इसका मतलब जो सबसे कम डेंसिटी किसकी है आपकी, किसकी डेंसिटी सबसे कम है आपकी, इनर कोर की, ठीक है। तो आपकी जो है इनर कोर क्रस्ट जो है, जैसे आप बोल सकते हो क्रस्ट थिनर है, लेयर ऑफ द अर्थ की सबसे थिन, देखिए जितना आपका बोला जा सकता है लोअर डेंसिटी क्या होगी, हायर लेयर। हायर लेयर कौन सी होती है, ऊपर वाली लेयर। तो कॉन्टिनेंटल या आपकी डेंसिटी किसकी कम है, तो डेंसिटी जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कम है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की सबसे कम डेंसिटी है क्योंकि सबसे ऊपर ये है, तो ये नहीं होगा। इनर कोर की हायर डेंसिटी, देखिए ऐसे चलता है, इनर कोर फिर आपका आउटर फिर मेंटल फिर वो। तो ये चीज जो है इसमें आपका सही आंसर क्या आएगा, आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए ये अर्थ का स्ट्रक्चर है। अब अर्थ के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। हमने बोला अर्थ का ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये अर्थ है, दिस इज इनर कोर, दिस इज आउटर, दिस इज मेंटल, ये आपकी जो बाहर दिखती है दैट इज कॉल्ड आपकी क्रस्ट, ठीक है। और ये क्रस्ट जो है ये क्या है, ये एस्थेनोस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली लेयर आपकी जो ऊपर से चल रहे हैं, टॉप मोस्ट लेयर जो परत है आपकी आउटर लेयर की, वो क्या कहलाती है आपकी, क्रस्ट। ये जो आपकी ऊपर की लेयर है, एक सेकेंड, ये जो है आपकी ऊपर की लेयर ये वाली, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। अब ये जो क्रस्ट है ये दो तरह की होती है, एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियानिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियानिक क्रस्ट। देखिए कॉन्टिनेंटल सबसे ऊपर वाली क्रस्ट है, ये वाली, ठीक है। सबसे ऊपर वाली क्रस्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो सबसे ज्यादा थिकर है। सबसे ज्यादा थिकर कौन सी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि 0 से 35 किलोमीटर तक है। और ओशियानिक क्रस्ट जो इससे थोड़ी सी नीचे है, ये आपकी थोड़ी सी जो है आपकी ओशियानिक क्रस्ट, ये आपकी कितनी होती है, 7 किलोमीटर, जस्ट 0 to 7 किलोमीटर। ओशियानिक क्रस्ट जो परत है, आउटर परत है, उसके दो भाग है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो आपकी थिकर होती है, घनी होती है, क्योंकि बाहर की तरफ है और डेंसर है। कहते हैं जितनी कम डेंसिटी, इसमें सबसे कम डेंसिटी होगी, तो ये थिकर है। तो उसके बाद आपकी जो है ओशियानिक क्रस्ट जो कि आपकी 7 किलोमीटर है और ये थिनर है एज कंपेयर टू आपकी ओशियानिक। यंगर सबसे नई जो है, नई परत कौन सी होती है, ओशियानिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबसे पुरानी है। डेंसिटी जो होती है कॉन्टिनेंटल की वो होती है 2.7, ठीक है, ग्राम्स पर सेंटीमीटर। और कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि देखिए ऊपर जाओगे तो डेंसिटी कम, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये तो हो गया आपका थिकर। अब ये जो है आपका ओशियानिक क्रस्ट थिकर है, तो ये क्या है, बेसाल्टिक। ये क्या है आपकी बेसाल्टिक, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट किसको टच करती है, मेंटल को। तो ये किसकी बनी होती है, सीमा। और जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है दैट इज सियाल, ये याद रखना। ग्रेनाइट,
ग्रेनाइट है तो ये जो है आपकी सॉरी ये क्या है, सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनिया की। अगर ओशनिक, कई बार अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ओशनिक क्रस्ट में कौन से मटेरियल, क्योंकि आपकी घनत्व है और इसमें क्या है, बेसाल्ट, तो बेसाल्ट में क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशिया, ठीक है, क्योंकि ये किसके साथ टच करती है, मेंटल के साथ, ठीक है। अब यहाँ से मेंटल शुरू होता है। ये जो मेंटल है ये आपका देखो क्रस्ट जो है 0 to 70 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, यानी लैंड, ठीक है। 70 यानी 80 से 400 के बीच में जो है आपकी लेयर, ये जो आपकी 80 से ये जो लेयर है 400, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, जो मेंटल का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, आपका मेंटल का पार्ट है, जिसको हम आउटर मेंटल भी बोलते हैं, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। फिर इनर मेंटल से आउटर आपका जो है, इनर मेंटल से फिर कोर, दैट इज आउटर कोर। कोर जो है वो दो तरह का है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। इनर कोर है सेंटर, जो कि सबसे ज़्यादा, जिसमें मगमा, जिसमें लावा सबसे ज़्यादा होगा, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये जो है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। और आउटर कोर जो है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। मेंटल और कोर, जो आपका मेंटल और आउटर कोर को जो अलग करती है डिसकंटिन्यूटी, उसको बोलते हैं हम गटनबर्ग, गटन में जाना। इसको कैसे याद कर सकते हो, गटर में जाना या गटनबर्ग जो होता है, गट मेंटल से आप गटन में जा रहे हो, यानी गटर का सेंटर पॉइंट क्या है, आपका कोर, तो वहां पे मेंटल और कोर को कौन अलग करती है, गटनबर्ग, ये याद रखना। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात आती है आपकी कि यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, अपर लेयर, हायर लेयर इज लीस्ट डेंसिटी, इनर लेयर जो लोअर लेयर है दैट इज हायर डेंसिटी, हायर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर भी होता है। आपको पता है हमारी अर्थ में कितने प्रतिशत वाटर है, 71% एंड 90 कितने बोल सकते हैं, 29% आपका लैंड कवर्ड है, ठीक है। तो ये अर्थ का पार्ट है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। अपर मेंटल और कोर के बीच की जो डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं गटरबर्ग। आउटर और इनर कोर को सेपरेट करती है कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करती है, दैट इज मोहोविक, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी से भी पूछा जाता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी में सेपरेशन पार्ट्स की कौन किसको सेपरेट करता है। तो अब देखते हैं एस्थेनोस्फेयर को याद रखना है कि ये 80 से 400 मीटर की दूरी पे होती है, जिसमें मैक्सिमम गैसेस और आपका प्लास्टिक कवरेज सबसे ज्यादा होती है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस किस को ये चीज क्लियर होगी और किसको जो है अर्थ का स्ट्रक्चर प्रॉपरली समझ आ गया। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन। Gutenberg discontinuity lies at the boundary of two layers. टू लेयर्स के बीच में आपकी जो है गटनबर्ग रहती है। तो क्रस्ट एंड मेंटल, देखिए क्रस्ट और मेंटल के बीच में बोलते हैं हम महोविक, ठीक है, महोविक, मोहोड डिसकंटिन्यूटी आप बोल सकते हो, ठीक है। मेंटल एंड इनर कोर नहीं है, क्रस्ट और आउटर कोर, क्रस्ट और आउटर कोर बहुत दूर पड़ता है तो ये नहीं है। मेंटल एंड आउटर कोर के बीच को हम बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और इनर कोर को भी याद कर लीजिए, इनर कोर और आउटर कोर के बीच में होती है कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, ये भी याद रखिए, ठीक है। As the seismic waves penetrate deep into the earth, through which layers do they slow down rather than speed up? कंपनियां तरंगे जैसे जैसे पृथ्वी में गहराई तक प्रवेश करती हैं, वे किन परतों से होकर गुजरती हैं? एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मेसोस्फेयर, लिथोस्फेयर आउटर कोर यानी बाहरी कोर, या एस्थेनोस्फेयर या आउटर कोर। कोई भी सिस्मिक वेव्स मतलब जो तरंगे, जो भूकंप की तरंगे होती हैं, जैसे प्राइमरी बॉडी सरफेस और आपकी सेकेंडरी होती हैं। बॉडी पी प्राइमरी वेव्स जो पीएस होती हैं, जो सिर्फ नीचे तक रहती हैं, ऊपर नहीं होती, जिससे कोई हलचल नहीं होती है। जो आपकी रिले और लव वेव्स होती हैं, जिसकी वजह सरफेस वेव्स की वजह से हमें हलचल महसूस होती है। तो जैसे जैसे आपकी कंपीय तरंग जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में करेंगी, मतलब नीचे जाना शुरू करेंगी, वो किस परतों से होकर गति करने की बजाय धीमी होती जाएंगी। देखिए इस डायग्राम को देखते हैं।
कि कहा जाता है कि जब भूकंप की तरंगे नीचे की तरफ आएंगी सरफेस से, तो वो किसकी तरफ जो है नीचे की तरफ जब जाएंगी तो किन किन चीजों से गुजरेंगी, स्थैनोस्फेयर, आउटर कोर, लिथोस्फेयर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो सरफेस, लिथोस्फेयर, फिर उसके बाद वो अंदर आएंगी और फिर आपका अगर देखा जाए तो वो पहले स्थैनोस्फेयर से फिर सरफेस पे आएंगी ना, नीचे से चलती है ना वेव्स। तो नीचे से तरंगे उठी, फोकस, एपिसेंटर, एपिसेंटर से स्थैनोस्फेयर और स्थैनोस्फेयर से कहाँ पे आ रही है ये, लिथोस्फेयर में। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, स्थैनोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, क्योंकि आपकी तरंगे सेंटर से होती हैं। देखिए मैं आपको इसका अगर समझना है, ये आपकी अर्थ है, ये इसका सेंटर है, दैट इज कॉल्ड डिप और फोकस। ठीक है, यहाँ से तरंगे आएंगी, दिस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, इस एपिसेंटर से जब तरंगे जाने लगेंगी तो यहाँ से ये सेंटर से निकलते निकलते ऊपर की तरफ गई, तभी सरफेस तक पहुंचेगी और सरफेस को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। तो ये जब गुजर रही हैं तो ये कहाँ से गुजर रही है, मेंटल से गुजरेंगी ना। तो मेंटल में कौन सी लेयर है, स्थैनोस्फेयर। तो आंसर इज स्थैनोस्फेयर और लिथोस्फेयर। आपको समझ आ रहा है? अगर कोई भी कमी लग रही है या कोई भी चीज आपको लग रही है, आप पूछ लेना या आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तब भी लिख दीजिए कि हमें आपका सेशन अच्छा नहीं लग रहा, या ये लिख दीजिए कि सेशन अच्छा है और आपको मजा आ रहा है, तब भी लिख दीजिए ताकि हमें पता तो चले मुझे कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज है कि प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्योग्राफी की क्लासेस जितने भी सेशंस हैं उनके लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, प्लेट्स मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। अब जो है देखिए ये आपका एक डायग्राम है। हमें पता है अर्थ के अंदर, अर्थ जो है दैट इज मेड अप ऑफ मैग्मा, लावा, इसका भी है, लेकिन अर्थ के अंदर कुछ प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं हम, टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरह से पड़ी होती है। ठीक है, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में जरा से भी हलचल हो, अर्थ में हलचल, तो वो एक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो प्लेट्स एक दूसरे के पास होकर गुजरती हैं, जैसे मान लो दो चीजें आपस में ला रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। देखिए दो प्लेट्स अगर दोनों साइड आपस में आ रही हैं तो टेंशनल तो नहीं होंगी, कंजर्वेटिव भी नहीं होंगी। अगर दो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अगर दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अवे जा रही हैं, देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। कंजर्वेटिव, डाइवर्जेंट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव वेव्स। कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि जब दूर जाएंगी तो कोई नई चीज बनेगी। अगर दो चीज टुकड़ा, आप किसी चीज को, एक गिलास को जोर से एक दूसरे के साथ कोलाइड करो तो वो टूटेगा ही, सही रहेगा। जब भी आप किसी चीज को जोर से कोलाइड करते हो या पास लाते हो तो वो चीज टूटती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंट। और ये क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव वेव्स। ये क्या होती हैं आपकी, डिस्ट्रक्टिव, यानी ये तोड़ती हैं। देखिए ये है आपकी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म या टेंशनल, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना इस तरह से। ठीक है, यानी एक प्लेट इस तरह से, एक प्लेट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट जो दूर जा रही है, जैसे रिफ्ट वैलीज बना दीजिए, डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट क्या होती है, दैट इज कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करना, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के साथ। डाइवर्ज मतलब पार्ट अवे, कन्वर्ज मतलब फोर्स करना। तो आंसर इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये अपने एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट दूर जा रही है, यहाँ पे आपकी प्लेट्स दूर जा रही है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। और ये होंगी कंस्ट्रक्टिव। ये जो है आपकी पास आ रही है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। ये आपकी प्लेट्स जो है जब पास आ रही है तो ये कोलाइड करती हैं और ये क्या बनाती हैं, सबडक्शन जोन्स। क्योंकि जब ये टकराएंगी तो ये टूटेगी और उसमें से एक वैली निकलेगी, मान लीजिए रिफ्ट वैली जिसको आप बोल सकते हो, वहां से एक वैली निकलेगी, मतलब नीचे की तरफ जो आपका क्रस्ट या लिथोस्फेयर है, जब वो टकरा रहा है तो जब टकराने के बाद वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा, मतलब चीजें बैठ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड सबडक्शन। इंडक्शन होता है कि जब आपस में चीजें दूर जाएंगी तो वो ऊपर की तरफ उभरेंगी। पुरानी चीज है ना, जैसे आपने कोई चीज टकराई तो जो पुरानी चीज है वो टूट के नीचे गिरी, और अगर कोई चीज दूर जा रही है तो पुरानी चीज तो हट गई और नई चीज जो है वो उगी, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थिकनेस ऑफ द मेंटल इज। देखिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं थिकनेस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर और द क्रस्ट इज 0 to 70, 80 to 400 के बीच में आपकी जो आती है मेंटल, और फिर जैसे आपका एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर के बाद आपका 2900 से नीचे जो आएगा वो आउटर कोर और इनर कोर। यहाँ 2000 तो है नहीं, 2500 भी नहीं है, यहाँ पे वैल्यू दी गई है 2890। अप्रोक्सीमेटली जो मेंटल की थिकनेस होती है दैट इज आपकी 2900। क्या आती है आपकी 2900। एक और चीज याद कर लीजिए कि व्हाट आर द मटेरियल्स और द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ। मैं आपको नेक्स्ट उस पे बताती हूँ स्लाइड पे कि कैसे याद करना है। व्हाट इज द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर की में उसकी अर्थ की सर्कमफ्रेंस कितना होता है। देखिए रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है आपका 6371, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल अगर आप बात करो उसका पोलर में जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 40008, ठीक है। और अगर हम आपकी इसमें बात करें इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, तो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस कितनी होनी चाहिए 30, 35, 40,000 या 45 तो नहीं है, इट्स नियर अबाउट 40,000। ये क्या है आपकी 40,000 अप्रोक्सीमेटली 40075, ठीक है। तो ये है आपकी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है व्हाट। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी अर्थ क्रस्ट में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल है। तो ये याद कर लीजिए, सॉरी, अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से मटेरियल्स मिलते हैं यानी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन, ठीक है, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, नैनीताल, केरला, सॉरी, पोटाशियम, और एक है आपका मैग्नीशियम, मगध। इसको कैसे याद करना है, अगर आपको मतलब कोई भी मेटल याद करना है तो उसको आप ऐसे राइम से याद कर सकते हो। ओल्ड सिबलिंग्स, ओ फॉर ऑक्सीजन, एस आई फॉर सिबलिंग्स छोटे बच्चे, एल का मतलब एल्यूमिनियम का मतलब है एल्वीना, छोटे बच्चे ऑफ एल्वीना। Fe का मतलब है फेयर, Ca का मतलब है कैल्शियम यानी Ca का मतलब है कैलकटा, Na का मतलब जो कि सोडियम है दैट इज उसका मतलब है नैनीताल, पोटाशियम का मतलब है आपका केरला, और Mg मैग्नीशियम का मतलब है मगध। ओल्ड सिबलिंग्स ऑफ एल्वीना, फियर, कैलकटा, नैनीताल, केरला या मगध के जो पुराने छोटे बच्चे हैं एल्वीना के, उनको डर लगता है कलकत्ता से, नैनीताल से, पोटाशियम से यानी केरला से और मगध से। तो आपको ये कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सिलिका है, फिर एल्यूमिनियम है। और अगर हर यूनिट की बात की जाए तो दैट इज कॉल्ड फियोसीमा। फियोसीमा मतलब सबसे ज्यादा आयरन, जिसको आप बोल सकते हो पूरा अर्थ एज ए होल, दैट इज आयरन, ऑक्सीजन, फियोसीमा, सिलिकॉन, आपका मैग्नीशियम, निसाल, Ni, दैट इज Ni, सल्फर, कैल्शियम और आपका एल्यूमिनियम। तो आपको बस ये याद रखना है क्योंकि इससे आता है क्वेश्चन। नाउ व्हेन अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ जब घूमती है अपनी एक्सिस पे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब आप जब अर्थ का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सन से, तो उस टाइम पे क्या होता है, इक्विनॉक्स, साइडरियल या फिर आपके एपीहीलियन या पेरिहीलियन। इस डायग्राम से क्लियर करते हैं कि जब आपका अर्थ सन के पास होता है, जब अर्थ सन के पास होती है देन इट इज कॉल्ड पेरिहीलियन। जब अर्थ सन के पास होती है यानी 147 मिलियन किलोमीटर होता है, ये कब होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को हमेशा जो है पेरिहीलियन, क्योंकि अर्थ और सन का डिस्टेंस कम होता है। जब अर्थ और सन का डिस्टेंस बढ़ जाता है, ये बढ़ता है 4 जुलाई को।
और इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है 1.1 मिलियन किलोमीटर्स। तो ये जब डिस्टेंस ज्यादा है देन इट इज कॉल्ड अवे हो रहा है ना, तो याद रखो कैसे याद करना है कि डिस्टेंस मैक्सिमम है मतलब दूर जा रहा है, तो दूर के लिए वर्ड होता है अवे, तो दैट इज कॉल्ड एपीहीलियन। तो आंसर आ गया एपीहीलियन। और अगर पास है तो पी से पास, पी से पेरीहीलियन जो कि होता है जनवरी। अब आते हैं इक्विनॉक्स। देखिए इक्विनॉक्स जब समर सॉलिटाइज लगता है, इक्विनॉक्स क्या होता है कि जब सन इक्वेटर पे हो, यानी आपका सन जब इक्वेटर पे पहुंचता है तो उस दिन इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स इक्वेटर्स पे होती है। तो वो जो है दो ही लगते हैं, एक लगता है मार्च में और एक अब आ रहा है सितंबर में। 21 सितंबर को एक इक्विनॉक्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑटमल इक्विनॉक्स, जो कि कब लग रहा है 21, अभी आने वाला है। आज क्या डेट होगी है 9, तो बस आप मान के चलिए कुछ ही दिनों में जो है आपके 12 दिनों के बाद आपका इक्विनॉक्स लगेगा। और मार्च 21 को जब आपके दिन लंबे, इस इक्विनॉक्स के बाद दिन और छोटे हो जाते हैं और आपकी सर्दियां शुरू हो जाएंगी। साइड्रियल मतलब लास्ट के जो आपके बड़े एंड लंबे दिन होते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, पॉइंट एट विच ओशन प्लेट्स आर फोर्स्ड अंडरनीथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कि वो बिंदु जिस पर महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे महासागरीय प्लेट्स मजबूर हैं। देखिए इस डायग्राम पे देखते हैं आप, यहाँ पे पूछा है ये आपकी क्रस्ट है और इस क्रस्ट के नीचे क्या है ओशियानिक क्रस्ट, कि कौन सी ऐसी जोन है जहाँ पे ओशियानिक क्रस्ट जो है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे है। तो इस जोन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि ये जब एक जोन है, दूसरा जोन, एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट के ऊपर है, तो ये एक दूसरे के लिए सैंडविच बना रहे हैं, मतलब दबी हुई है। तो दबी होने का मतलब क्या होता है, सबडक्शन। आंसर इज सबडक्शन। इसका मतलब क्या आएगा, सबडक्शन। और इंडक्शन होता है जब वो चोटी नुमा, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, एक दूसरे के, ये सबडक्शन है। जो एक दूसरे से दूर होंगी तो वो पीक्स बनाएंगी, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। कन्वेक्शनल नहीं है और कन्वेंशनल भी नहीं है, ठीक है। नाउ आता है एटमॉस्फेयर। इसको देख लेते हैं कि ये क्या है ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको पता है अर्थ का एटमॉस्फेयर कितनी लेयर्स में होता है, 4 लेयर्स में, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर किया है। अभी इससे ये मत सोचिए कि ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। जैसे जैसे हम करते चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ रहे हैं, तो जैसे जैसे करते चलेंगे उसमें और चीज़ों को मैं ऐड करती चलूंगी। पर अगर आपको सेशन कैसा लगा भाई, आप जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आपका ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ है। जब हम अक्षांश और दिक्षांश करेंगे तो वो भी चीज़ें के साथ आपका एटमॉस्फेयर भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि ये अर्थ है, अर्थ में आपका ट्रोपोस्फेयर। देखिए अर्थ की 4 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के ऊपर की लेयर को बोलते हैं एक्सोस्फेयर और इसके ऊपर की लेयर होते हैं मैग्नेटोस्फेयर। जितने भी सैटेलाइट्स जितने भी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, थर्मोस्फेयर। जितने भी मेटेओराइट्स होते हैं वो मीजोस्फेयर में होते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी जेट फ्लाइंग होती है। और हम किस लेयर में रहते हैं, हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखिए ट्रोपोस्फेयर लेयर जो कि 0 से 12 किलोमीटर तक फैली है। कहते हैं 9 के इक्वेटर पे जो है ये ज़्यादा घनी है और पोल्स पे ये कम होती है, पोल्स पे पतली हो जाती है। इस पे जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है, यहाँ से ये टेम्परेचर डाउन है। जो लेयर एक दूसरे को जोड़ती है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर जो कितने 50 किलोमीटर तक फैला, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे ओजोन है, ठीक है। फिर आता है मीजोस्फेयर। इसका जैसे जैसे हाइट के साथ बढ़ रहे हैं तो इसमें भी आप ये देखिए टेम्परेचर डाउन होता है, तो मेसोस्फेयर में भी टेम्परेचर डाउन है। और जैसे ही हम थर्मोस्फेयर में जाते हैं दैट इज 9600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये क्या है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में एक लेयर आती है आयनोस्फेयर जो कि 80 से 250 में, जो कि किसकी बनी होती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की। थर्मोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर में जितनी भी आपने अगर कभी सुना होगा कि कई बार आकाश में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं जिसको बोलते हैं ऑरार्स। ऑरार्स एक होता बोरियालिस, ठीक है, ये साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रंग बिरंगे तरंगे जो दिखती हैं जिसको बोलते हैं ऑरार्स। तो देखिए सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, 78% नाइट्रोजन है
और ये भी क्वेश्चन आता है 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.93% आपकी ऑर्गन है। तो ये याद रखना कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ठीक है, चलिए तो अब है आपका द एटमॉस्फेयर। आपको पता है एटमॉस्फेयर मींस एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी गैसेस हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है? लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, ये क्या है? लेयर ऑफ गैसेस, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अवर अर्थ। ये आपका अर्थ है ना, इसको जो कवर करने के लिए जो ब्लैंकेट बना है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो कि एयर है, जो कि हमारी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। नाउ बाय वॉल्यूम ड्राई एयर कंटेन्स, वो आयतन के अनुसार शुष्क हवा में क्या होता है? 0.63 आर्गन। देखिए हवा के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%, ऑक्सीजन है 21%, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.03% और ऑर्गन कितनी होती है? 0.93%। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कि ड्राई एयर में यहाँ पे वॉल्यूम वाइज क्या पूछा? ऑर्गन इतनी नहीं होती, इतनी भी नहीं होती है और इतनी भी नहीं, कितनी होती है? 0.93%। Kármán line, the boundary between the earth atmosphere and the outer space is at the height of, यहाँ पे देखिए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, इन दोनों के बीच की लाइन का जो डिफरेंस है वो क्या, उस लाइन को क्या बोलते हैं? आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन लाइन क्या है। जो आपके सॉरी इसमें जो है इसकी हिंदी गलत आ गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, हिंदी गलत है। तो हिंदी का जो सेशन है आपका, एक सेकेंड, ये जो है हिंदी का इसमें पूछा है कि जो कार्बन लाइन है जो किसके बीच में? पृथ्वी के वायुमंडल और उसके आउटर स्पेस, मतलब वायुमंडल का भी जो ऊपर का स्पेस है वो कितने डिफरेंस पे है? आपके 100 किलोमीटर के डिफरेंस पे। यानी फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ, ये आपका थर्मोस्फेयर है ना, ये वायुमंडल है, वायुमंडल का ऊपर का स्पेस क्या है आपका? दैट इज आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस में कितने का डिफरेंस है? दैट इज 100 किलोमीटर्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट्स। देखिए अभी हमने किया कि किस लेयर में जो है हम सैटेलाइट ऑर्बिट्स लेते हैं। देखिए ट्रोपोस्फेयर, जिस शोभ मंडल जिसको बोलते हैं, जिस लेयर में हम रहते हैं, जितने भी वेदर फिनोमिना, जितनी भी एक्टिविटीज है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। ये कितने किलोमीटर है? 12 किलोमीटर फैली हुई है। इक्वेटर पे 16 किलोमीटर है और पोल्स पे 9 किलोमीटर है। टेम्परेचर जो है ये इसका -15 तक भी जाता है, 15 और -6 पे भी जाता है। और एक चीज याद रखना है, टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर होता है समतल, यहाँ पे जेट फ्लाइज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कहा जाता है इसमें एक लेयर होती है ओजोन, O3 लेयर, ये हमें यूवी की उससे बचाती है। इसी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, जो कि 24 से 30 किलोमीटर तक फैली है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका थर्मोस्फेयर। फिर एक और लेयर होती है मेसोस्फेयर, जो कि 80 किलोमीटर तक फैली है, सॉरी, और इसका टेम्परेचर क्या होता है? कम। तो ये क्या है? थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर जो है ये कहाँ पे कितनी फैली हुई है? 9600 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो इसमें ही आपका जो है मैग्नेटो, इससे ऊंची मैग्नेटोस्फेयर है, इससे बाहर आपका कहते हैं आपका एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर जो इसके ऊपर है, थर्मोस्फेयर में ही आपकी सैटेलाइट्स चलती हैं। एक्सोस्फेयर इज द आउटर स्पेस, यहाँ से डायग्राम पे देख लीजिए। तो ये क्या है? आपकी सैटेलाइट्स जो आपकी क्या है? तरंगे। तो सैटेलाइट्स ज़्यादातर आपकी एक्सोस्फेयर्स में भी चल सकती हैं, ठीक है। तो आपकी जितना भी है ये आपकी सैटेलाइट्स आउटर स्पेस में, तो स्पेस कहाँ है? आपका एक्सोस्फेयर। यहाँ पे क्या आएगा? आपका एक्सोस्फेयर। आंसर इज एक्सोस्फेयर। देखिए थोड़ा बहुत थर्मोस्फेयर में भी होता है, पर ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स रफली 80% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा 80% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कौन कंटेन करता है? 80%। विच ऑफ द फॉलोइंग
देखिए थर्मोस्फेयर तो नहीं है, थर्मोस्फेयर में जब आपकी तरंगे और ये एक्सीड करता है तो देखिए इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है। ये गैसेस सबसे ऊपर क्या होती है आपकी, हीलियम, ठीक है। ऑक्सीजन 1100 किलोमीटर पे होती है, राइट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्मोस्फेयर नहीं, मेसोस्फेयर मैंने आपको बता दिया इसमें 80 किलोमीटर होता है, तो ये नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है। हम किस में 80% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कहाँ पे है, ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि हम उस पे रहते हैं। मैग्नेटोस्फेयर इज द सेकेंड नेम ऑफ, मैग्नेटोस्फेयर का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी लेयर जहाँ पे कोई मतलब जहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट इज 96 से भी ऊपर, दैट इज कॉल्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती है उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। तो हिट्रोस्फेयर नहीं, मीसोस्फेयर नहीं, आंसर इज, देखो मीसोस्फेयर में बार बार बोल रही हूँ 80 यहाँ का टेम्परेचर लो होता है, आंसर इज थर्मोस्फेयर, आंसर क्या आएगा आपका थर्मोस्फेयर। देखिए ये थे हमारे ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपको इससे रिलेटेड जैसे देखिए आगे आगे चलेंगे ना, तो जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रह जाते हैं उसको अगले टॉपिक में भी कवर करेंगे और नए टॉपिक के साथ उन क्वेश्चंस को भी जोड़ेंगे। अगर आपको ये पहल अच्छी लगती है तो स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन कैसा लगा, अगर आज का सेशन अच्छा लगा और आपको टॉपिक वाइज कुछ ना कुछ समझ आया, कोई ड्रॉबैक लगा है कमेंट सेक्शन पे लिखे, लेकिन अगर सेशन अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तभी पता चलेगा कि आपको सेशन अच्छा लगा है और आप शेयर कर रहे हो। आपकी शेयरिंग मुझे नहीं पता आप शेयर करते हो कि नहीं करते, पर अगर है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सेशंस को और रिकमेंड कीजिए चैनल को, तभी जाकर नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो रात का सेशन भी देखिए, 8 बजे का सेशन है जिसमें आपको हिमाचल जीके का हम प्रिंसली स्टेट्स कर रहे हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट। 2 सेशंस कर चुके हैं हम प्रिंसली स्टेट्स के, अब ये तीसरा सेशन है। आपको एक एक सेशन का जो है डिटेल्ड वर्जन्स भी मिल रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को जो है लाइक और शेयर। अगर आप आज आपको वीडियो कैसा लगता है, ज्योग्राफी का सेशन कैसा लगता है वो भी बताइए और चैनल के साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। फेसबुक पेज, यूट्यूब और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यही कहूँगी कि बहुत इंस्पिरेशंस मोटिवेशंस मिलेंगी तभी जाकर जो है हम कुछ नया कर पाऊंगी, और आपके साथ रहा तो बहुत चीज़ें जो है अब अपडेटेड वर्जन्स में आपके आगे आने वाली हैं। तो आने वाली नहीं, शुरू हो चुकी हैं, बस कुछ और शुरू करना है। तो आपका साथ रहा, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच।